So we were looking at this three charges. So we have 2 microcoulomb, we have 3 microcoulomb and 4 microcoulomb, which are on the 3 vertices of a triangle. Why should I go to the previous slide, guys? It's anyway going to be uploaded. So can't you see that? You take a screenshot. Whenever, if you are a slow writer, you take a screenshot of every slide that comes in front of you. Because waiting for 87 students, I will never complete. I hope you understand. Yeah. So it's uploaded for your convenience, because we all know that some may be fast in writing, some may be slow in writing, and so on, right? So please refer to the video, post this. It was given to us, Manish, 3 centimeters, 4 centimeters, and everything was given to us. So 3 centimeter, 4 centimeter, the diagram was, इसलिए I shown in figure A करके, इसलिए मेरे figure मैंने draw किया, ठीक है? So 3 centimeter और 4 centimeter दिया हुआ था अपने को, और फिर हमने पाइथागोरस से वो 5 centimeters निकाला है. ओके, तो हमें क्या ढूंढना है कि एक एक फोर्स ए और बी के बीच का फोर्स ढूंढना है. सो देयरफॉर यहां पर हम देखेंगे what will happen is 2 into 10 to the power minus 6 into 3 into 10 to the power minus 6 upon जो डिस्टेंस है, कितना है 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर. सो इट इज गोइंग टू बी 4 into 10 to the power minus 2 the whole square. तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम बी जो चार्ज है वो कितना फोर्स ए पे लगा रहा है वो ढूंढ रहे हैं. So this will become 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant, 9 into 10 to the power 9 into 2 3s are 6 into 10 to the power minus 12 upon denominator में आएगा 16 into 10 to the power minus 4. बराबर है? So you will get this as nothing but 9 6 कितना होता है 9 6 पावर कितना आएगा? -4 ऊपर लेके जाओ, मुझे बताओ पावर कितना आएगा? पावर कितना आएगा? 10 to the power कितना आएगा? 1 ही आएगा, बराबर है ना? 10 ही आएगा इन अदर वर्ड्स. सो 54 upon 16 अगर आप डिवाइड करते जाएंगे, सो यू विल गेट समथिंग लाइक 3.37 into 10, which is nothing but 33.7 न्यूटन. तो ये हमें जो मिला है, इट इज एफ ए बी बार, बेसिकली द इफेक्ट ऑफ बी ऑन ए, विच इज कमिंग टू 33.7. Please take it down. You can take a screenshot also, so you know it's comfortable for you later to refer to the notes, and then you can make your notes and delete it from your mobile so that you don't load your mobile as well. इट्स गिवन ना माइक्रो, अनिकेत माइक्रो कूलम है ना. माइक्रो मतलब कितना होता है? 10 to the power minus 6. वो सिंबल है ना माइक्रो का. सो 33.7 आया, ठीक है. कैन आई रब नाउ? सो आई एम ओनली रबिंग द राइट साइड पार्ट बिकॉज वहां पर मुझे चेंजेस करना है. तो ये वाला पार्ट मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि अभी ए का असर मैंने देख लिया.
अभी नेक्स्ट आप ही सोचो कि ए का असर मैंने देख लिया, नेक्स्ट किसके देखना है कि सी ए पे क्या करेगा, right? So now I have to find AC, similarly, I will find what is AC. So now AC निकालते हैं, F of AC bar is 1 upon 4 pi epsilon naught. क्या होना चाहिए? This is going to be nothing but 2 into 10 to the power minus 6 into 4 into 10 to the power minus 6 upon दोनों के बीच का ये क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 द होल स्क्वायर. सो मैं सिर्फ मेथड आपको समझा रही हूँ कि अगर ऐसा आया तो आपको क्या करना है. सो दिस इज अगेन व्हाट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड दिस विल बिकम 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. डिनोमिनेटर में आएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, बराबर है. 9 8 72 बाई 25 आएगा यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर, आप मुझे पावर बताएं, माइनस 4 ऊपर जाएगा, माइनस 4 और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस 12 कितना हो गया, इट बिकम्स -8, -8 प्लस 9 वापस 10 ही होगा. So 72 upon 25 comes to into 10 comes to around 28.8 न्यूटन. अब समझ रहे? तो ये अभी वेक्टर का कंसेप्ट हो गया. मतलब अभी हम जो देखने वाले वो रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ पर जैसे मैंने दिया है आपको, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा कि एक वेक्टर भाई ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढना है, राइट? सो यू विल हैव टू फाइंड द फाइनल वेक्टर विच इज एफ बार. इतना टीडियस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग, बिकॉज द कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन दिस इज टू मच. सो ये आपको एफ ए सी तक हम बता सकते कि बी का असर ए पे कितना हुआ, सी का असर ए पे कितना हुआ. अब हमें रिजल्टेंट ढूंढना है, मतलब आपको मेथड तो पता रहना चाहिए ना. सो मेथड क्या है कि एफ बार इज गोइंग टू बी नथिंग बट एफ ए बी बार, वेक्टर एडिशन हम कर रहे हैं, एंड एफ ए सी बार. यहां तक आप खत्म करें, फिर मैं वो नेक्स्ट स्टेप आपको समझा देती हूँ, उसका कैलकुलेशन वी विल लीव, बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चा. बट आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. So when you're done, please say done, because at least 10 done जब आता है तभी मैं change करती हूँ usually. Okay. ओके तो हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल चीज करने वाले हैं कि हमारे पास अभी दो वेक्टर है. आपको वेक्टर का फॉर्मूला तो पता ही रहेगा, राइट? 5 इंटू 10⁻², ना बेटा. 5 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? 5 सेंटीमीटर मतलब क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर. यस मनीषा. आप डायग्राम की तरफ देखो सब लोग, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग द डायग्राम हैज टू बी वेरी क्लियर. एवरीथिंग इज ऑलवेज गिवन इन द डायग्राम. या सेंटीमीटर ना बेटा, मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग? सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं बच्चा. सो 5 सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं? जब भी सेंटीमीटर आता है हम 10 टू द पावर -2 लिखते हैं. ये तो मुझे लगता है कि आप सब जगह पे करते रहेंगे ना. तो ये 5 सेंटीमीटर इज रिटन एज 5 इंटू 10⁻² मीटर. गॉट इट? सो अगर हमें रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट, तो हमें रिजल्टेंट ढूंढना है. तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा. याद है? ये है अपना फॉर्मूला. एंड f1 और f2 में वी कैन ऑलवेज फाइंड थीटा. थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x. आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ आपको? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो थीटा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट यू मेक द फॉर्मूला, बिकॉज ये कैलकुलेशन बहुत टीडियस होगा. सो यू जस्ट कीप दिस इन माइंड कि इसके बाद अगर रिजल्टेंट ढूंढना है तो ऐसा ढूंढना है.
ये इजी कब होता कि अगर हमारा जो वेक्टर है अगर ऐसे आता, हमें परफेक्ट 90 डिग्री बना के आता और हमें रिजल्टेंट निकालना होता तो बहुत आसान होता ये, बिकॉज फिर हमको वो कॉस 90 वो जीरो हो जाता, ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाता, देन वी वुड हैव फाउंड इजीली f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, राइट। बट क्योंकि ये एंगल बना के आ रहा है, यहाँ का एंगल जो है वो 90 नहीं है f1 और f2 के बीच का, सो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यू जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड कीप, बिकॉज यू नीड नॉट पुट योर सेल्फ इन टू प्रेशर ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन, सो जस्ट लीव इट एट दिस पॉइंट, जस्ट लीव इट एट दिस पॉइंट। हमने f1 और f2 निकाल लिया है, सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दो उसको। नहीं नहीं, इसका डेरिवेशन कुछ नहीं बेटा, इट्स जस्ट अपना वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर रहे, काहे का डेरिवेशन नहीं, दिस इज जस्ट द फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स ना। तो इतना नहीं पूछते वो लोग, दे नॉर्मली गिव यू सिंपलर, दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सो आई सेड दैट इतना नहीं करना है, ओके। So now moving on, I've just kept some MCQs for you before, not this, we'll be doing this later. I've just kept some MCQs which I did for the previous batch also. My MCQs. Just give me a minute. Okay, before I get into that, just look at these lines. Are you aware of these lines? So these lines are called as the electric lines of force only. जैसे हम लोग magnetic lines of force बोल रहे थे, वैसे ये क्या है, electric lines of force ही है. So you can see the lines due to positive charge. अगर positive charge है तो lines are going in outward direction. देन लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर पकड़ेंगे तो सारे लाइंस अंदर की तरफ आते हैं, मतलब अपना पॉजिटिव चार्ज मतलब अपना मैग्नेटिज्म का पॉजिटिव नॉर्थ, बराबर है। और अगर हम लोग नेगेटिव पकड़ते हैं तो इसका मतलब है अपना मैग्नेटिज्म का साउथ, सिनोनिमस ही होता है वो। लाइक वी कैन से कि जैसे मैग्नेटिज्म का नॉर्थ है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पॉजिटिव है, जैसे मैग्नेटिज्म का साउथ है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेगेटिव है। एंड दीज लाइंस जो आप देख रहे हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, सो कैन यू सी द लाइंस प्रॉपरली, दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज दैट वी स्टडीड फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाय माइकल फैराडे। सो यहाँ पर सिमिलर लाइंस होंगे, that is if I can say that this is the positive lines. So if I tell you that this is the positive line, sorry, positive charge, and I say this is the negative charge. So जो electric lines of force होते हैं उनका property सब same ही रहता है, yes महक, correct. They originate from positive, terminate at negative, they will form exactly like हम north और south की बात करते थे, so they will go like this. And इसके जो positive वाले lines है वो कुछ ऐसे दिखेंगे, originating from positive and terminating at negative. So negative में जाके ये terminate हो जाते हैं. So it has the common properties of what you must have studied in magnetism. हमने क्या कहा था कि सबसे important property क्या थी कि they will not what? They will not what? They will not intersect each other. Very good. They will not intersect each other. They originate from positive. They terminate at negative. अगर जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हमने लिया तो डायग्राम थोड़ा चेंज होगा, कि अगर हम यहाँ पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ पर भी पॉजिटिव लेते हैं तो डायग्राम कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यू एग्री? क्योंकि आपको वो रिपल्शन फील कराना है कि यार ये रिपेल हो रहा है। सो जब आप रिपल्शन दिखाओगे देन यू विल हैव टू शो इट समथिंग लाइक दिस, because there will be no connection between the positive sign. So ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच या नेगेटिव और नेगेटिव के बीच आपको नीचे वाला जो डायग्राम है वो दिखाई देगा, राइट।
So that is something which is very, yes, arrow outside direction hoga because it is originating from the positive charge and terminating. ये सब imaginary lines हैं. And if you remember हमने एक property पढ़ा था, that is what the property is given here. That is this diagram. A line drawn to, याद है एक tangent वाला एक point था. A tangent drawn at a point along the line of force gives the direction of electric field at that point. यानी कि जब हम लोग यहाँ पर यहाँ एक एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, वहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो वही आपके टेक्स्ट बुक में ये लाइन ये डायग्राम है, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या बता रहे हैं. ये बता रहे हैं कि अ टेंजेंट ड्रॉन to a line of force gives the direction of direction of electric field at that point. So I hope you will remember because these points are all given in the textbook, so I'm not going to repeat. They have electric lines of force के सारे properties जो हमने magnetism में discuss किए वही है. तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड आता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जहां नॉर्थ पोल आता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां साउथ पोल आता है यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है. Yeah, but one important thing here is that क्वेश्चन अगर आपके सामने पूछा गया कि क्या पॉजिटिव चार्ज अपने अकेले में एग्जिस्ट हो सकता है, सो आंसर इज यस. इट इज नॉट लाइक अ मैग्नेट. पॉजिटिव जाके अभी क्या बोलते हैं नेगेटिव नहीं रहेगा, तो मोनोपोल जैसे हम लोग बोलते थे मैग्नेटिज्म में कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, वो कंसेप्ट यहाँ नहीं है. इज दैट क्लियर? सो ओनली पॉजिटिव कैन एग्जिस्ट, ओनली नेगेटिव कैन एग्जिस्ट, याद रहेगा. और जहां पर लाइंस क्राउडेड होते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या इंडिकेट करता है? अगर क्राउडेड लाइंस है तो हम इसको हमेशा क्या कहते हैं कि अगर क्राउडेड लाइंस हैं वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जहां वीकर है या सेपरेटेड बाय लॉन्गर दिस थिंग है, तो हम बोलते हैं कि अगर गैप ज्यादा है तो हम बोलेंगे इट इज लेस electric field is there. So I think that part weaker and stronger field, I don't think I need to explain that, because this is like similarly like you have some lines here. अगर मैंने यहाँ crowded lines draw कर दिया और फिर मैंने यहाँ थोड़ा distance में draw किया और मैंने आपको कुछ points दिए, मैंने कहा कि यहाँ एक point है A और मैंने कहा कि ये point है B, तो which is stronger? A का जो electric field रहेगा, ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो बी से स्ट्रॉन्गर होगा. यस करेक्ट. यस मनीष करेक्ट. तो ए विल हैव अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर्ड टू बी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. याद है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दो डायरेक्शन होते थे. एक है नॉर्थ टू साउथ अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपना साउथ टू नॉर्थ था. राइट. सो यहाँ हमारा जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहीं पर भी आप लिख के रखे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये आपको दिमाग में रखना ही है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. आई होप दिस इज क्लियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो द पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah, that is what I'm saying, Shivanshu. You're repeating from a book or something. I have explained that only. I mean, whatever you are saying, तू जो अंग्रेजी में बोल रहा है मैं हिंदी में बोल रही हूँ, उतना ही डिफरेंस है. ओके तो मैंने वही बोला ना कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मैं रटती नहीं टेक्स्ट बुक का, समझा? तुझे रटना है तू रट. ओके सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट हियर. तो हम इंग्लिश में कुछ भी बोले, तुझे जो रटना है तू वहां से रट सकता है, बट द कंसेप्ट को क्लियर कर बच्चा. Now here if you look at this particular thing, if you look at this lines terminating on a conductor, तो ये बहुत important है. I just want you to look at this particular diagram. अब ये जो diagram है ना, ये बहुत important है कि कंडक्टर के कहां पर इलेक्ट्रॉन्स जमा होते हैं, कहां पर इलेक्ट्रॉन्स जमा होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. कैन एनीबॉडी रिकलेक्ट कि ये जो चार्जेस जमा हो रहे थे वो कहाँ जमा हो रहे थे? वेयर आर द चार्जेस गेटिंग एक्यूमुलेटेड?
हमने देखा था कि वी टुक completely charged conductor and we kept it in front of an uncharged conductor. तो ये कहाँ जमा हो रहे थे? कॉर्नर्स पे, ओके, कॉर्नर्स पे, बाउंड्री पे, याद है आपको? सेंटर पे कुछ नहीं रहता है. आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर, सेंटर पे मैंने आपको बोला था कि वो नलिफाई हो जाता है. इसलिए आप इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने 0 लिखा है. सेंटर पे कुछ नहीं होता. देखो सरफेसेस रब हो रहे हैं. सबसे बड़ा जो मिस्टेक आप लोग करते हैं, सरफेसेस रब हो रहे हैं. तो अगर मैंने आपको पूछा कि ये भाई सरफेस, एक कंडक्टर है यहाँ पे, एक कंडक्टर है यहाँ पे, और यहाँ मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है या जो हमने लास्ट टाइम देखा था, और ये दूसरा एक कंडक्टर है यहाँ पे, तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यहाँ नेगेटिव आ जाता है. आई होप यू रिमेम्बर इट. एंड आपको पता है कि यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, और अगर हम ग्राउंड कर देते हैं तो वो पॉजिटिव नलिफाई हो जाता है. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि यहाँ पर लाइंस कैसे विजुअलाइज होगा? ऐसे विजुअलाइज होगा लाइंस. डू यू एग्री? और अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से निकलेगा लाइंस. डू यू एग्री? इसका ये मतलब है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब ये पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, ये अंदर से जा नहीं रहा है, ये सिर्फ सरफेस का खेल है. बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग रब्ड, everything is due to frictional rubbing of two surfaces according to the electrostatic series. I hope you are getting it completely now. What I'm trying to say is this is surface से प्रोड्यूस होने वाला फ्रिक्शन है. आप पत्थर को जब रब करते हैं तो पत्थर के अंदर से करंट नहीं जा रहा है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप एक कॉपर प्लेट को रब करते हैं तो इफेक्ट उसके सरफेस पे होने वाला है, उसके अंदर से कुछ नहीं जा रहा है, उसके अंदर से नहीं जा रहा है. अगर अंदर से गया तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है. गॉट इट? When I say it is going through a conductor, through word यूज किया, उसके अंदर से जा रहा है, तो आप बोलो ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है. बिकॉज वहां फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे सब कुछ सरफेस पे हो रहा है बच्चा. दैट इज वाई वी से दैट it will not happen. Because my section is clear, it is your end. It has to be your end. Yeah, I have checked my system. So I hope that is absolutely clear. So ये अपना जो lines of force है due to positive charge, lines of force है due to negative charge, the lines of force due to positive and negative charge, and due to similar and dissimilar atoms. So this is very, very important, and you really have to understand this concept. Yeah, so the a quick recollection of all the points. पहला क्या है? The lines of force will originate from positive charge and they will end at a negative charge. The lines of force will neither intersect nor meet each other. वो तो होता ही नहीं है. There is no intersection of the lines. The lines of force leave or terminate a conductor normally. This normally का मतलब है ये ऐसे perpendicular जाके खड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं normal. यू अंडरस्टैंड? कोई भी सरफेस पे स्ट्रेट लाइन, एंगल बना के नहीं आ रहा है, एकदम स्ट्रेट में खड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं कि कोई भी सरफेस पे जाके ये टेढ़ा नहीं हो रहा है, इट्स गोइंग स्ट्रेट, स्ट्रेट. सो दैट्स कॉल्ड नॉर्मल. And they do not pass through a conductor, and the electric field inside the conductor will always be 0. So what I'm trying to tell you very focused out here is that the electric field inside a conductor, the electric field inside a conductor inside a conductor is 0. So इसका मतलब क्या है? We can say that it does not pass through conductors. हम एक क्लियर स्टेटमेंट यहाँ आपके सामने रख रहे हैं. It does not pass through conductors. So I do not want to confuse you. That's why I am writing today only about conductors. मैंने insulators की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. It does not pass through conductors, but they pass through insulators. We will be coming to that, okay? But they pass through insulators. So just keep it in the back of your mind कि ये conductors के through नहीं जाता है, वो insulators के through जाते हैं.
बिकॉज वहां के चेंज होता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो उसके ऊपर हम ज्यादा पढ़ेंगे, बट फिलहाल इट डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंडक्टर्स की बात की थी, अगर आपको याद है, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स। और जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लाइंस आर देयर, अगर ज्यादा लाइंस है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नाम है, यू जस्ट डोंट कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो लाइंस आप इमेजिन कर रहे हैं उसका एक खास नाम है, वो नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो बेसिकली ये एक विजुअलाइजेशन है, इट इज नथिंग, इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग, इट इज अ इमेजिनरी थिंग, ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता है, बट वी वांट टू शो दैट देयर इज सम फील्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक आग के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको हीट फील हो रहा है, राइट? बट आप जो दूर बैठा है उसको कैसे समझाएंगे कि आपको हीट फील हो रहा है? You understand? So just to make something visual so that you know everyone can follow the same thing, अगर आपको याद है कि everything needs to be standardized, ये हमने मेजरमेंट्स चैप्टर में काफी समझा इसको, कि जो चीज सबको यूज करना चाहिए दैट मीन्स वो एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं, आप एक सबको इंटरनेशनली बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज मेड अप ऑफ लाइंस, and these lines are called as the lines of force, and इस lines of force को कैसे इमेजिन करना है, उनको पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, वो इमेजिनेशन आप इधर बता रहे हैं। Okay, can I ask you some question? Can I ask you one last question before I wind up? Okay, my question to you is, if I have a solid sphere, I have a solid sphere, okay, and I have a hollow sphere, ये hollow है और ये solid है, having the same radius, यू नो दोनों का सरफेस एरिया वगैरह सेम है, और इन दोनों को हमें चार्जिंग करना है। मेरा सवाल ये है आपसे, इसमें से कौन ज्यादा चार्ज होगा? इसमें से कौन ज्यादा चार्ज होगा? सोच के समझ के बताना है। दो, एक सॉलिड स्फीयर है, दूसरा हॉलो स्फीयर है, दोनों को हमने चार्ज किया है। आपको ये बताना है, दोनों आइडेंटिकल हैं, अपने सरफेस एरिया में सब कुछ आइडेंटिकल है, हम इनको चार्ज कर रहे हैं। वन इज लाइक अ सॉलिड कंडक्टर यू कैन से, एंड वन इज अ हॉलो कॉपर कंडक्टर जैसे। मेटालिक स्फीयर्स है दोनों, ये एक मेटालिक स्फीयर है, दोनों मेटल के बने हैं। एक मेटालिक स्फीयर है, एक सॉलिड है, दूसरा मतलब बोथ ऑफ देम आर मेटालिक ओनली, दैट मींस दे आर कंडक्टिंग। एक सॉलिड है, एक हॉलो है। क्या लग रहा है? सोचो सोचो, जो अभी थोड़ी देर बताया वो सब सोचो, मुझे कंसेप्ट देखना है कि आपका बैठा है कि नहीं। ओके प्रणय, वेरी गुड। ओके समबडी एल्स आल्सो आंसर, बाकी सब रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, मैं सिर्फ जो करेक्ट है उसी का बताऊंगी। प्रणय ने करेक्ट आंसर किया है, और किसी ने तो आंसर किया था, प्रणय ने, एंड नुसरत ने आंसर करेक्ट किया है, और बाकी सब रॉन्ग आंसर दे रहे हैं मुझे। क्या हो रहा है यार तुम्हारे, तुम गेस वर्क कर रहे हो क्या? तुक्का लगा रहे हो? प्रथम शेट्टी करेक्ट, अभी प्रथम ने बराबर दिया, बाकी सब मैं बता रही हूँ ना, आप गलत बता रहे हो। अच्छा, मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई, दोनों में क्या सेम है, दोनों में क्या सेम है, दोनों में क्या सेम है, दोनों में
रेडियस सेम है, सरफेस एरिया सेम है, बोला कि नहीं कि सरफेस एरिया सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्जिंग किधर होता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया, किधर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्जिंग, सरफेस पे होता है। सॉलिड होने दो, हॉलो होने दो, सरफेस दोनों का सेम है कि नहीं, अगर सरफेस दोनों का सेम है तो दोनों में बराबरी का चार्जिंग होगा। सेम है आंसर, आंसर इज सेम चार्ज। पकड़े गए ना तुम लोग? पकड़े गए। दोनों का सरफेस एरिया सेम है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, दोनों की चार्जिंग मैक्सिमम होगी, क्योंकि वी आर लुकिंग एट सरफेस। मैंने सिल्क क्लॉथ लिया, हॉलो को रब किया, मैंने सिल्क क्लॉथ लिया, सॉलिड मेटल को रब किया, तो दोनों सेम ही होगा बच्चा। पकड़े गए ना तुम लोग? मैं अभी पकड़ती हूँ तुम लोगों को, रिवाइज कौन कर रहा है पता चल जाएगा। अभी मुझे बताओ, वही पकड़े गए रसिका, वही तो। अभी मुझे आप बताओ, अब ध्यान से सुनना। दो चार्जेस हैं, देखते हैं, दो चार्जेस हैं, ओके, दो चार्जेस हैं। पहले दोनों चार्जेस को मैंने एयर के मीडियम में रखा, दोनों चार्जेस को एयर के मीडियम में रखा, दे आर एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स। ओके, यू कैन इमेजिन वॉट एवर यू वांट, आई एम टेकिंग इट एज Q1 Q2। ये दोनों को एयर में रखा, सो दे आर एक्सपीरियंसिंग वन फोर्स। मैं देखती हूँ कौन है सबसे इंटेलिजेंट यहाँ। और दूसरे जो है, हमने वापस चार्जेस लिया और मीडियम हमने चेंज कर दिया, मतलब हमने ये रेजिन में रखा या प्लास्टिक में रखा, यही चार्जेस है बट मीडियम हमने चेंज कर दिया। लेट्स से आई केप्ट इट इन ग्लास और प्लास्टिक और व्हाटएवर, यही चार्जेस को हमने एक प्लास्टिक मीडियम में रखा। सवाल ये है, किस केस में फोर्स ज्यादा है, इन विच केस द फोर्स इज मोर, when the charges are present in air or when the charges are present in plastic, कहां पर आपका ये ज्यादा है? कुछ लोग एयर बोल रहे हैं, कुछ लोग प्लास्टिक बोल रहे हैं, कुछ लोग सेम बोल रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू एयर के लिए कितना होती है? 1 होती है। वेरी गुड। के की वैल्यू कितनी होती है? एयर के लिए 1 होती है। और प्लास्टिक में के की वैल्यू ज्यादा होगी, जो भी है, ठीक है, एयर की वैल्यू ज्यादा होगी। चलो एक रैंडम ऐसे रफली एक नंबर ले लेते, 20 होगी फॉर एग्जाम्पल। मुझे बताओ फोर्स और के का रिलेशन कैसा है? व्हाट इज फोर्स का जनरल फॉर्मूला? 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। आपको पता है हम लोग क्यों नहीं लेते थे, हमेशा हम बोलते थे K1 हो रहा है, एयर में रखा है। तो F और K का क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो जहां के कम है वहां फोर्स, जहां के कम है वहां फोर्स क्या होगा? वहां फोर्स ज्यादा होगा। तो आप वापस बताओ, अब वापस बताओ, फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, एयर में कि प्लास्टिक में? वेरी गुड, अभी पूरे पकड़े जा रहे हो आज एकदम। अब सबने अपने जो आंसर है चेंज किया, रातों रात चेंज हो गई, मतलब ऐसा है कि चंद सेकंड्स में चेंज हो गई। मतलब आप देख रहे हो कि मेरा टोन कैसा है, क्या मैं कैसे बोल रही हूँ, और उसके हिसाब से आंसर बोलते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सेकंड्स में सबने अपना आंसर चेंज करके एयर बोला। वेरी गुड। जब आप एयर में रहते हैं तब आपका के बहुत कम रहता है, दैट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्जेस इन एयर और फ्री स्पेस इज ऑलवेज मोर। वैसे आपको थोड़ा और सोचना चाहिए था, तो आप प्लास्टिक पे आते ही नहीं थे। आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 36 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। ग्रेविटी क्या मेटल के अंदर रहती है? ग्रेविटी कहाँ रहती है? एयर के अंदर, एयर में रहती है, फ्री स्पेस में रहती है। यस और नो? अगर ग्रेविटी से भी ये बंदा बड़ा है एयर में, मतलब आप सोचो, electrostatic force is the most 36 orders of magnitude greater than the gravitational force।
तो एयर में हमेशा ज्यादा, मतलब कोई कुछ भी बोले तेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को फिजिक्स आता है, बोलने का एयर में सबसे ज्यादा होता है भाई। वो चाहे तुमको कितना भी प्लास्टिक डाले, रेजन डाले, ग्लास रॉड डाले, कुछ भी डाले, बहकावे में आने का ही नहीं, एयर में सबसे ज्यादा होता है। बैठ गया दिमाग में? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल और चार्जेस आर इन एयर इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम। ये क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया? ओके, सो I have, in the previous batch, I have taken a little bit of MCQs, but in your batch, I have not. So stick to your batch only. Don't shift your batches or attend their lectures. Okay. So I will upload it separately. I will tell them to upload it for you separately. Okay. Because I will have two parts of this क्योंकि मेरा connection गया है. So दो parts में ये upload होगा. ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो लिखा है वो आज का लेक्चर होगा। सो लेक्चर नंबर फॉर पार्ट 1 पार्ट 2 वाला जो है वो आपका होगा, और वो जस्ट सिंगल पार्ट है वो उनका होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। No problem, Shivanshu. I'm just saying that it is not continuous in the sense what they mean to say is monopole. Monopole does not exist in magnetism, but यहाँ single charge exist हो सकता है। तो उनका कहना है कि continuous मतलब क्या होता है कि एक जगह से निकला और दूसरे जगह वो टर्मिनेट होना ही चाहिए। इस केस में इट इज नॉट नेसेसरी, कभी विथ ओनली पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो जाता है। इसका मतलब है कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, वो कुछ तो ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ ज्वाइन नहीं होता है, ये ऐसा फैलता भी है, you know. So you don't worry about what it is. Yeah, thank you, Rasika. Thank you so much, guys. Please go for your lunch, enjoy your day, have a great time, take care, and I will surely upload it, Krishna. Please follow, yes, please follow me on YouTube as well. Thank you so much, take care. Yes, I will upload. Please hit the like button for me. I will be very, very glad to take that from you. Yeah, please hit my like buttons, and please leave your comments. I will even answer your doubts online. So thank you so much. That would be great to hear from you. You can put all your doubts on all my videos. I would really, really like to answer you there. Yeah, so that will keep our communication going. So thank you so much. Take care, and very good afternoon to all of you. Yeah, so my channel, you can just type Professor Pratibha, you will come to the channel. I have just put it on the, you can just type it, you should come to my channel. Yeah, thank you, take care, bye bye.